If I look at the audience, many of you have already passed the Institute of Archaeology. Those of who you are in service for a more than a decade. Then some of the students are there who are pursuing MA in archaeology. Some have passed. And this particular talk will be, it's an interactive session. We'll talk about prehistory, then artifacts and the NMMA format. So I just want to revise your memory. What is prehistory? Can anybody define what is prehistory? Simple definition of prehistory. So before history, prehistory. History means it is basically the written evidences जिसके ऊपर है, that is history. जिसका नहीं है, वो prehistory. But in between prehistory and history, there is another period which is called proto-history. And proto-history, that period where you have written evidences, but we have not been able to decipher it, right? So prehistory का अगर बात करते हैं, तो आपको जैसे मालूम है कि our world, अगर अर्थ की बात करते हैं, तो it's around 4.6 billion years old. So क्या अर्थ के शुरू से prehistory शुरू हुआ? prehistory कब से शुरू हुआ था? जब से ह्यूमन एक्टिविटी शुरू हुआ, बिकॉज हिस्ट्री की बात करते हैं, प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं या प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, दिस आर ऑल एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग्स, है ना? तो ह्यूमंस जो है, अगर आप ये जो उधर लगाया हुआ है, तो ऑल ऑफ ए सडन हम लोग अभी कौन सी रेस कहा जाता है हमको? होमो सेपियन सेपियन. सो अगर हम होमो सेपियन सेपियन है, हमारे प्रीडिसेसर्स जो है, देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इवोल्यूशन, है ना? सो क्वाड्रुपेडल से बाइपेडल होना, बाइपेडल से फिर डेवलपमेंटल स्टेजेस पास करते 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 फाइनली वी हैव अराइव्ड एट होमो सेपियन सेपियन. ये हो गया ना? 1 मिलियन इज 10 to the power 6, सो 2.5 मिलियन ईयर्स. ऐसा हम लोगों के पास ऐसा क्या एविडेंसेस मिलता है जिसको कहते हैं कि हम जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ और ह्यूमंस जो है फास्ट जो है टूल्स बनाना शुरू किए, कुछ मटेरियल इवेंट्स हमारे पास होगा ना? सो व्हाट आर दोस मटेरियल इवेंट्स? स्टोन टूल्स. सो प्रीहिस्ट्री में आदमी तब क्या बनाता था? स्टोन टूल्स बनाता था. क्या ये खाली सही है कि खाली आदमी जो स्टोन टूल्स ही बनाता था? एविडेंस नहीं मिलते हैं. क्या बनाते होंगे? तो ये जो टूल्स बनाते हैं, थोड़ा सा पर्पस है, मेनली शिकार करने के लिए, सेल्फ सुरक्षा के लिए और सब्सिस्टेंस के लिए. ओके, तो वेपन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, देन मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. These are the two primary objectives behind making stone tools. ये क्या है आपको, है ना? So जो prehistory है, अगर 2.5 मिलियन जैसे बोल रहे हैं हम, अगर वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो लेटेस्ट डेट गोज टू अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो. अगर अतिरम थोड़ा डाउन साइड जाते हैं तो अतिरम पप्पम में रिसेंट जो स्टडी किया गया है शांति पप्पू एंड अदर्स के द्वारा, सो इट गोज टू अराउंड लिटिल बिट हायर देन 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, है ना? तो ये 1.5 मिलियन ईयर्स से लेके किस पीरियड तक प्रीहिस्ट्री था? Till Harappan civilization. So what is the date of Harappan civilization? 10,000 BC. So Harappans, do you think the Harappans started their settlement around 5,000 BC? उससे पुराना कोई एविडेंसेस नहीं मिलता है? सो चाहे वो प्रीहिस्ट्री हो, प्रोटोहिस्ट्री हो या हिस्टोरिकल पीरियड हो, सो देयर इज ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ कल्चर्स, है ना? सो प्री हिस्ट्री में भी
अगर हम बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री से लेकर प्रोटो हिस्ट्री तक ये लंबा पीरियड है, इट्स अ लॉन्ग स्पैन, राइट। सो इतने लॉन्ग स्पैन में देयर आर अगेन डिवीजन, सब डिविजन्स आर देयर इन प्री हिस्ट्री। सो पहला क्या होता है? पैलियोलिथिक। लेट्स टेक पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में अगेन सब डिविजन्स हैं। क्या क्या है? लोअर, मिडिल एंड अपर। ये जो डिविजन्स बनाए जाते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इट? टूल टाइपोलॉजी, ओनली टाइपोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑल्सो। देन और क्या हो सकता है? मटेरियल इज ऑल्सो डिफरेंट, है ना। सो लोअर पैलियोलिथिक के टूल्स जो है अलग है, उनका टाइप्स अलग है, उनका टेक्निक अलग है। देन फंक्शनल एस्पेक्ट्स भी अलग होंगे, डेफिनेटली होंगे। देन मिडिल पैलियोलिथिक में जब आते हैं तो आपका टूल टाइपोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड फंक्शनल एस्पेक्ट अगेन चेंज होता है। देन अपर पैलियोलिथिक में आते हैं तो आप क्या होता है? अगेन सेम चीज। सो देयर इज ग्रेजुअल। और ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है फ्रॉम वन स्टेज टू द अनदर, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? क्या दर्शाता है ये? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन फिजिकल फॉर्म, technically also. That means the mental faculty was developing. And mental faculty के साथ साथ उनके जो जरूरतें हैं उसमें भी चेंजेस आते होंगे। तो वैसे क्या चेंजेस हम लोगों को कुछ मिलते हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमको कुछ मिलते हैं ऐसे? स्केलेटन्स कहाँ मिलते हैं? कौन से पीरियड से मिलते हैं? रॉक पेंटिंग्स में क्या दिखता है हमको? डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखता है, एक्टिविटीज दिखती है। बट रॉक आर्ट की अगर बात करते हैं तो रॉक आर्ट जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में कौन से पीरियड से शुरू होता है? अपर पैलियोलिथिक। इसके पहले जो मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक थे उनका क्या? ऐसा क्यों? रहे होंगे, कहाँ रहे होंगे? आपने अभी बोला है कि मेंटल फैकल्टीज की हम लोग बात करते हैं। सो दे वर नॉट सो मच पर्टिकुलर अबाउट रिकॉर्डिंग देयर डे टू डे इवेंट्स। अगर रॉक आर्ट की हम बात करते हैं, क्या दिखते हैं हमको? उनका डे टू एक्टिविटीज ही दिखता है, उनका सोसाइटल बिहेवियर, उनका इकोनॉमिक जो सब्सटेंस पैटर्न के, हंटिंग, गैदरिंग, देन सम रिलीजियस एस्पेक्ट। रिलीजियस हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं, जो चीज़ हमको समझ में नहीं आता है उसको हम रिलीजियस बोल देते हैं, बट दे माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ कनोटेशंस, है ना। सो बेसिकली हम लोग जब एनएमएमए फॉर्मेट की बात करते हैं, आपका 21 पॉइंट्स है ना। सो वो 21 पॉइंट्स में आपको प्री हिस्ट्री के डिफरेंट जो आर्टिफैक्ट्स है उसको किस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन करना है, राइट। सो प्री हिस्ट्री हमने देख लिया कि लोअर पैलियोलिथिक होती है, मिडिल पैलियोलिथिक होती है, अपर पैलियोलिथिक होती है, फॉलोड बाय मेसोलिथिक होती है ना। उसमें टाइपोलॉजिकली टूल्स जो डिफरेंट है, मटेरियल इज डिफरेंट है, देन हर एक पीरियड का अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है ना। सो आर्टिफैक्ट जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्टिफैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट हम किसको बोलते हैं? प्रयोग किया हुआ कोई भी चीज वो आर्टिफैक्ट है। उसमें जोड़ना चाहिए मानव द्वारा निर्मित प्लस उपयोग किया हुआ। सो अगर हम these are all archaeological data, archaeological data की जब बात करते हैं सबसे पहला होता है that is artifact. Artifact is anything which is fashioned by man and used by man. Then the second type of data is ecofact. जो आपने बोल रहा था, वो बोले थे कि जो मानव ने इसको इस्तेमाल किया है, so that is ecofact, that is not artifact. And the third one is archaeological data में एंटिक्विटी इज आर्टिफैक्ट। आपका जो पार्ट जो यहाँ पे एनएमएमए में किया जा रहा है दैट इज फीचर,
बिल्ट इन हेरिटेज की बात कर रहे हैं ना, दोज आर ऑल फीचर्स। सो ये तीन जो प्राइमरी आर्कियोलॉजिकल डाटा है, ये तीनों प्राइमरी आर्कियोलॉजिकल डाटा को आपको एनएमएमए के फॉर्मेट के हिसाब से आपको फॉर्मुलेट करना है। देन अभी जब मधुलिका मैडम बात कर रही थी कि कोई भी 100 इयर्स हो गया तो क्या हम उसको एंटीक्विटीज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। अगर आप एक्ट की बात करते हैं 1972 की अगर बात करते हैं, देन 73 के रूल्स की बात करते हैं, 100 इयर्स इज ओनली वन ऑफ द क्राइटेरिया, सिंगल क्राइटेरिया नहीं है किसी को भी आप एंशिएंट बोलने के लिए या एंटीक्विटीज बोलने के लिए। उसके पीछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है व्हिच इज एनी ऑब्जेक्ट or structure which is reflective of your cultural heritage. It has some scientific, historical significance. Only उस चीज को हम लोग एंटीक्विटी या आर्टिफैक्ट कहेंगे, हर किसी को हम लोग एंटीक्विटीज नहीं कहेंगे, है ना। सो प्रीहिस्ट्री में जब आप वो डेटा को फिट करने जाएंगे तो मैंने कुछ टूल्स लेके आया है। कहाँ पे रखे? अच्छा, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में टाइपोलॉजिकली हम बात करते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में कौन से टूल्स होते थे? हैंड एक्स एंड क्लीवर। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन हैंड एक्स एंड क्लीवर? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? वो क्या होते हैं? यू शेप एंड वी शेप। वो क्लीवर हो गया। हैंड एक्स एंड क्लीवर मेजर टूल्स। उसके बाद चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स। मतलब कैटेगरी के लिए हम देखते हैं तो 4 डिफरेंट टाइप के आपको लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में मिलते हैं। देन व्हाट इज द टेक्निक इन्वॉल्व? टेक्निक कितने प्रकार के होते हैं? प्रीहिस्ट्री टूल टेक्निक में अगर बात करते हैं तो जनरल वे में कितने प्रकार के हैं? डायरेक्ट परकशन, इनडायरेक्ट परकशन। सो अगर डायरेक्ट परकशन और इनडायरेक्ट परकशन की बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजिकली कौन पहले आया होगा, कौन बाद में आया होगा? डायरेक्ट परकशन सबसे इजीएस्ट मेथड है। किसी चीज को तोड़ना है, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ में, चाहे वो पत्थर हो या किसी का दांत तोड़ना है, तो डायरेक्ट परकशन जो है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, राइट। सो सबसे इजीएस्ट वे में है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो क्या आदमी अकेला स्टोन यूजिंग टूल यूजिंग मैन है, एनिमल है? नहीं ना। बहुत सारी डिस्कवरीज में आपको दिखे होंगे, मंकीज जो है वो डिफरेंट टाइप के जो एप्स हैं वो लोग पत्थर वत्थर इस्तेमाल करते हैं। दे आर ऑल्सो यूजिंग द सेम टेक्निक, डायरेक्ट परकशन, नॉट्स लिया उसके ऊपर, इवन एनविल के ऊपर रख के, है ना। सो रूडिमेंटरी अगर टेक्निक हम बात करते हैं तो प्रीहिस्ट्री में लोअर पैलियोलिथिक में फर्स्ट आपको है डायरेक्ट परकशन मेथड, जिसको लेकिन डिफरेंट वैराइटीज में उसको डिवाइड किया जाता है। सबसे ब्लॉक एंड ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक लिए दूसरे ब्लॉक से उसको तोड़े। तो क्या हर एक टाइप के पत्थर जो है उसी का टूल बनाया जा सकता है? तो सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ऐसे कौन से अगर अभी आपको बोला जाए कि आप कौन से टाइप के रॉ मटेरियल इस्तेमाल करोगे तो आप क्या करोगे? क्यों? आप नहीं, आप टूल बनाने के लिए सॉफ्ट मटेरियल चाहिए या हार्ड मटेरियल चाहिए? आपको बनाने के लिए हार्ड मटेरियल चाहिए ना, तो फिर क्वार्जेट सॉफ्ट कहाँ से होगी? सबसे पहली बात है कि जिस एरिया में टूल बनाना है वहां पे वेदर द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल होना, दैट इज द मोस्ट वैलिड पॉइंट। आप अगर कोई सैंडस्टोन के बेल्ट में ग्रेनाइट ढूंढोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। और उस टाइम में मोबिलिटी जो है इतना रेस्ट्रिक्टेड था प्रीहिस्टोरिक मैन के लिए, सो जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसी को यूटिलाइज करेगा। सो जिस एरिया में जिसका प्रीडोमिनेंस है उसी का इस्तेमाल किए हुए, राइट। एंड उसमें जब सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल ऐसा होना चाहिए व्हिच इज ड्यूरेबल, है ना। आप
आप टूल बनाए और एक ही उसमें कुछ इस्तेमाल किया और वो टूट गया, तो आदमी जो है अपना मेहनत क्यों वेस्ट करेगा। सो सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल जो है, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, देन सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, देन किस पर्पस के लिए उसको टूल बनाने की जरूरत है, तो फंक्शनल एस्पेक्ट है ना। जब उसको पता चलेगा मेरे को काटने के लिए कोई चीज की टूल बनाना है तो अलग टाइप का टूल बनाएगा, कोई चीज को अगर छीलना है जस्ट फॉर स्क्रैपिंग पर्पस तो उसको अलग टाइप का बनाना है। सो इट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का काम उस टूल से करना है ना। सो अगर लोअर पैरेललिटी की बात करते हैं तो आपको बड़े बड़े टूल्स जो है, बड़े ब्लॉक्स का रॉ मटेरियल सिलेक्ट करके उसको ब्लॉक एंड ब्लॉक मेथड में स्ट्राइक करके क्या करते थे, एक उनको 7 एज चाहिए होते है ना। सो उस टाइम में अगर सब्सिस्टेंस की बात करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग दैट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रीहिस्टोरिक मैन, राइट। तो अगर रिसेंट एक्ट पहले बोला जाता था कि प्रीहिस्टोरिक मैन जो बेसिकली हंटर ही था, वो कंसेप्ट आजकल चेंज हो गया। हंटर वो सेकेंडरी हंटर था, ही वाज प्रिलिमिनरी एक गैदरर। सॉफ्ट मटेरियल चाहिए कि हार्ड मटेरियल चाहिए आपको? बनाने के लिए हार्ड मटेरियल चाहिए ना, तो फिर क्वार्जेट सॉफ्ट कहाँ से होगी? पहली प्राथमिकता होगी अवेलेबिलिटी। सबसे पहली बात है कि जिस एरिया में टूल बनाना है वहां पे वेदर द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल होना, दैट इज द मोस्ट वैलिड पॉइंट। आप अगर कोई सैंडस्टोन के बेल्ट में ग्रेनाइट ढूंढोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। और उस टाइम में मोबिलिटी जो है इतना रेस्ट्रिक्टेड था प्रीहिस्टोरिक मैन के लिए, सो जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसी को यूटिलाइज करेगा। सो जिस एरिया में जिसका प्रीडोमिनेंस है उसी का इस्तेमाल किए हुए हैं, राइट। एंड उसमें जब सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि इट इज ड्यूरेबल, है ना। आप टूल बनाए और एक ही उसमें कुछ इस्तेमाल किया और वो टूट गया, तो आदमी जो है अपना मेहनत क्यों वेस्ट करेगा। सो सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल जो है, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, देन सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, देन किस पर्पस के लिए उसको टूल बनाने की जरूरत है, तो फंक्शनल एस्पेक्ट है ना। जब उसको पता चलेगा मेरे को काटने के लिए कोई चीज की टूल बनाना है तो अलग टाइप का टूल बनाएगा, कोई चीज को अगर छीलना है जस्ट फॉर स्क्रैपिंग पर्पस तो उसको अलग टाइप का बनाना है। सो इट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का काम उस टूल से करना है ना। सो अगर लोअर पैरेललिटी की बात करते हैं तो आपको बड़े बड़े टूल्स जो है, बड़े ब्लॉक्स का रॉ मटेरियल सिलेक्ट करके उसको ब्लॉक एंड ब्लॉक मेथड में स्ट्राइक करके क्या करते थे, एक उनको 7 एज चाहिए होते है ना। सो उस टाइम में अगर सब्सिस्टेंस की बात करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग दैट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रीहिस्टोरिक मैन, राइट। तो अगर रिसेंट एक्ट पहले बोला जाता था कि प्रीहिस्टोरिक मैन जो बेसिकली हंटर ही था, वो कंसेप्ट आजकल चेंज हो गया। हंटर वो सेकेंडरी हंटर था, ही वाज प्रिलिमिनरी एक गैदरर। अगर आप मान लीजिए अगर लोअर पैरेललिटी की हम बात करते हैं तो उस टाइम में जो मैमथ के जैसे बड़े बड़े जानवर थे, was it possible on the part of men to hunt those animals with hand axes and cleavers? Possible नहीं था, है ना। So they were basically hunting smaller games, है ना। लेकिन अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जहाँ पे बड़े बड़े एनिमल्स जो बिगर गेम्स हैं उनके रिमेन्स आपको प्रीहिस्टोरिक साइट से मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि दे वर नॉट हंटेड बट दे वर स्कैवेंज्ड प्रोबेबली। मतलब किसी जानवर ने मारा या किसी नेचुरल प्रोसेस के वजह से मर गया तो उसको उठा के लेके आ गए और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, राइट। सो लोअर पैरेललिथिक पीरियड में जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुआ था दैट वाज रूट टेक्नोलॉजी, प्रीलिमिनरी स्टेज की टेक्नोलॉजी है। एंड अगर टाइपोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे आपको वेराइटीज नहीं दिखते, है ना। हैंड एक्स, क्लीवर एंड चॉपर चॉपिंग टूल्स। सो आप
हैंड एक्शन क्लीवर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे दो अलग टाइप के टूल्स हैं। तो कैन समबडी टेल व्हिच इज हैंड एक्शन, व्हिच इज क्लीवर? मतलब दोनों के शेप में डिफरेंस है ना। तो क्या डिफरेंस क्या दिख रहा है हमको? ये हैंड एक्शन, क्यों हैंड एक्शन? इसको हैंड एक्स नहीं बोल के और कुछ क्यों नहीं बोलते? मतलब एक्स के जैसे हाथ में पकड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो ये किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सर हैंड एक्स और क्लीवर बोथ आर कैनाइन। हैंड एक्स एंड क्लीवर बोथ आर कैनाइन। बहुत सारे कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ एक प्रकार से कैनाइन टीथ जो है, ठीक है, वो है, उन्होंने देखा होगा कैनाइन को, इंसाइजर को, मोलर को, ठीक है, तो उसको एक प्रकार से प्रतिकृति बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहाँ से ये कंसेप्ट लिया होगा कि हम ये चीज़ें ऐसे बनाएं, इस शेप में बनाएं, तो हो सकता है डेफिनेटली उन्होंने ह्यूमन के टीथ देखे, तो वो किस प्रकार से काम करते हैं उसकी उन्होंने एक रिमॉडलिंग की। मतलब आप कोई चीज जो है देख के थ्रू एक्सपीरियंस आपने उस टाइप का पर्पस, क्योंकि हम जब खाने के लिए निकलते हैं पहले चबाना है तो कैनाइन टीथ से शुरू करते हैं कि इंसिजर से शुरू करते हैं? इंसिजर तो काटता है, कैनाइन उसको क्लीवर की तरह दो फाड़ कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो अगर हम दांत की बात करते हैं, ये हमारे दो कैनाइन हैं और बीच में इंसिजर है, तो ये शेप तो कैनाइन का है, ये इंसिजर का नहीं है ना। तो अलग अलग है, इंसिजर अलग है, ये कैनाइन का स्ट्रक्चर। तो आपका कहना है कि एक्सपीरियंस के थ्रू से उन्होंने जो है अपना टूल टाइपोलॉजी जो है डिवाइस किया। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है, हाइपोथेसिस। ओके, सो बेसिकली मैंने जैसे कहा कि किस पर्पस के लिए उनको टूल चाहिए था। तो अगर खोदने के लिए है तो नेचुरली आपको है पॉइंटेड है ना। और जब हम लोग बोलते हैं कि प्रीहिस्टोरिक मैन वाज बेसिकली ए गैदरर रादर देन ए हंटर, सो व्हाट वाज ही गैदरिंग? ही वाज गैदरिंग ट्यूबर्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और एनी अदर एडिबल प्लांट्स, है ना। सो खोदने की अगर जरूरत पड़ती है तो आपको एक पॉइंटेड एंड वाला शार्प टूल चाहिए, तो ये शार्प टूल बन सकता है। एंड व्हाट इज द मीडियम जो अवेलेबल उसके पास है? abundantly available stone followed by your wood। और वुड के टूल्स उस टाइम में जरूर बनाए होंगे जिसका हम लोगों के पास एविडेंस नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि हमारे यहाँ की जो सेडिमेंट है उसमें आपके ये जितने भी मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, वो सारे जो है खत्म हो गए, है ना, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सेडिमेंट्स। सो स्टोन जो है ड्यूरेबल है और ये डिकम्पोजेबल नहीं है, इसी वजह से हमको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। सो टूल बनाने के टाइम में भी अगर प्रीहिस्टोरिक टूल टेक्नोलॉजी के अर्लियर फेजेस की बात करते हैं तो जिस पर्पस के लिए उसको चाहिए था उसको उतना बना के वो छोड़ देता था। सो बहुत सारे ऐसे टूल्स जो अर्लियर फेजेस के टूल्स में आपको मिलते हैं जहां पे कोई इरिटेजिंग हुई नहीं, डायरेक्टली बोल्डर लिया, उसको शार्प एज दिए, उसके बाद उसको छोड़ दिया, है ना। एक शार्प एज मिल गया उनको कटिंग पर्पस के लिए, डिगिंग पर्पस के लिए पॉइंटेड एंड मिल गया, तो पीछे की तरफ जो है उनको जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट ग्रिप के लिए उनको चाहिए, तो उन्होंने बाकी चीज टच ही नहीं किया। सो जो स्टोन टूल के आप जब डिस्क्रिप्शंस करते हैं तो उसमें कैसे डिस्क्राइब किया जाता है कि उसमें कितने फ्लेक्स निकाले गए हैं, कौन सी जगह से फ्लेक्स निकाले गए हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ इट, है ना, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व इन दैट। उसके बाद जो अनटच्ड पोर्शन है जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स है कि नहीं, है ना, ये सारी चीजें देखा। और क्या कोई भी अगर शार्प एज है या ये पॉइंटेड एंड है, क्या वो टूल है?
है क्या? नहीं है। तो कैसे बोलेंगे कि ये टूल है? उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक टूल में क्या क्या दिखना चाहिए? बल्ब ऑफ परकशन, व्हाट इज दैट बल्ब ऑफ परकशन? तो ये बल्ब ऑफ परकशन यहाँ पे कैसे दिखेगा आपको? किसी टूल में कैसे दिखेगा? ये बल्ब ऑफ परकशन जो है, मतलब आप एक स्ट्राइकर ले रहे हैं और किसी के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, है ना? जो हैमर कहते हैं हम लोग, हैमर जब मारेगा जिस पॉइंट पे मारेगा, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, वहां से फ्लेक निकलेगा। तो फ्लेक्स जब निकलेगा, आपने देखा होगा कोई भी टूल में देखोगे, अगर इंटेंशनली फ्लेकिंग किया गया है तो आपको फ्लेक स्कार्स दिखाई देते हैं, है ना? सो ये फिजिक्स का रूल है। आप जब किसी चीज को मारोगे तो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट में सबसे ज्यादा फोर्स रहेगा, और फोर्स बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे जाके एंड में जाके वो डिमिनिश हो जाता है। तो फ्लेक जो भी निकलेंगे, जहां से पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है वहां पे आपको थिकर रहेगा, एंड उसके आउटर एजेस में फाइनर आपको मिल जाएंगे। मतलब जब फ्लेक निकलेगा मोटे से होकर धीरे धीरे बाहर जाके पतला हो जाता है। तो ये जो फ्लेक निकलता है, फ्लेक में पॉजिटिव बॉल मिलेगा या नेगेटिव बॉल मिलेगा? पॉजिटिव। एंड जो कोर में है उसमें नेगेटिव रहेगा, है ना? तो इसके अलावा और क्या क्या चीज देखना चाहिए टूल में? रीटचिंग, दैट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स जिसके बेसिस पे हम लोग उसको बोल सकते हैं वो टूल है। अगर इसने खाली फ्लेकिंग किया हुआ है और उसको इस्तेमाल ही नहीं किया है तो उसको हम क्यों टूल बोलेंगे? जब हम बोलते हैं कि कोई भी आर्टिफैक्ट व्हिच इज फैशन्ड बाय मैन एंड यूज्ड बाय मैन, जब उसको यूज ही नहीं किया था ना, हाउ आर यू गोइंग टू कॉल इट एज टूल, है ना? सो अगर टूल उसको बोलना है तो आपको एक शार्प एज मिलता है, और वो शार्प एज को अगर आप रिटच नहीं करोगे, एक ही बार में इस्तेमाल करने में क्या होगा, तो वो ब्लंट हो जाएगा, है ना? अभी भी आप जो सपोज हम दाढ़ी बनाने की रेजर्स की बात करते हैं, तो उसमें भी देखोगे आपको एक टाइप की रिटचिंग होती है। कैसे? कि दोनों साइड्स में उसके एजिंग किया जाता है। मतलब अगर फाइनल टूल्स में, मेटल टूल्स में ये चीज इस्तेमाल करें तो ये स्टोन टूल्स में उनको करें। एंड ये रिटचिंग कैसे किया जाता है? ऑल्टरनेटिव फ्लेक, है ना? शार्प एज लाने के लिए एक ही साइड से नहीं करते हैं, तो बोथ साइड से आपको फ्लेक्स निकाल के, तो प्रीहिस्ट्रिक जब लोअर पैलेयोलिथिक की बात करोगे आप, तो या कोई भी टूल्स की बात करोगे तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो टूल है या नहीं है। टूल अगर है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होना चाहिए? पॉइंट ऑफ इंपैक्ट देखना चाहिए, देन बॉल ऑफ परकशन है कि नहीं, उसके बाद फ्लेकिंग किस टाइप के किए गए हैं, उसके बाद उसका रीटचिंग हुआ है। बट और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो यूज हुआ है कि नहीं, ये जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, बट इंडिया में उसका अभी कोई डेवलपमेंटल स्टेजेस हमको दिखाई नहीं देता है ना? फिर भी हमको ये पता चलता है कि प्रोबेबली ये टूल जो है इस्तेमाल किया गया है, रीटचिंग जब किया हुआ है, और उसमें रीटचिंग में जो आपको फ्रेशनेस नहीं दिखता है। देन पेटिना, पेटिनेटेड रहते हैं, उसके ऊपर जो है एक परत जो है जमा हो जाती है ना? सो आप टाइपोलॉजिकली कोई भी टूल को किस पीरियड को बिलोंग करता है दैट कैन बी डिफाइन, है ना? क्योंकि ये जब आप फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, सबसे पहला ये चीज होता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये टाइप में इट सीम्स लिटिल बिट कंफ्यूज, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या लिखोगे? whether it is for domestic purpose, for utilitarian purpose, for ornamental purpose, for toiletry, इस टाइप का कुछ होना चाहिए उसमें। डॉक्यूमेंट और
डेटा हो सकता है कि ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो कैसे हम बोल सकते हैं? तो ये जो कॉलम्स है, ये जो पैरामीटर्स है, ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट्स को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटाबेस इतना बड़ा है, 16.84 लाख एंटिक्विटीज का डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो उसका ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है। उतना डेटा को हटाना तो मतलब बाकी डेटा के साथ भी छेड़खानी करना होता है, क्योंकि पैरामीटर्स आपको याद है कि हमने पूरे डेटाबेस के लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर लिया है। किसी पैरामीटर्स को साथ छेड़खानी करने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी बाकी सारे डेटा में उसका असर पड़ेगा। ठीक है, हमने मान लीजिए अभी पैरामीटर से ये फंक्शनल जो एट्रीब्यूट्स है वो सारा हटा दिया, ये टॉयलेटरी के लिए पर्पस के है, एग्रीकल्चरल के लिए जो है, ये सब हमने हटा के उसको सिंपल कर दिया है कि टूल मटेरियल इसमें जो हमने लिखा टाइप ऑफ दिस थिंग प्री हिस्टोरिक टूल हमने कर दिया है। तो पहले जो डॉक्यूमेंट हुआ था उसमें छेड़खानी हो जाएगी, वो जो है पब्लिक डोमेन में आएगा नहीं, सर्च में उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो वो सब हम लोग चेंज करेंगे। तो दिस इज माय आंसर। तो फर्स्ट इज where actually that particular artifact is. Second one is the title of the object. So title of the object में आप tools जो है लिख सकते हैं, है ना? Then coming to the type of object, again जैसे मैडम ने कहा, तो किस पर्पस के लिए इसमें फंक्शनल एस्पेक्ट डाल सकते हैं। Then date and period, तो डेट एंड पीरियड में आपको पहले तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में लोअर पैलेलिथिक में किस टाइप के टूल्स इस्तेमाल होते थे, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में जैसे लोअर पैलेलिथिक में हो गया कि आपका हैंडएक्स, क्लीवर एंड चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स होते थे, एंड मटेरियल क्या क्या होते थे, मेनली जो ये नहीं लोअर पैलेलिथिक बात कर रहे हैं हम, अगर मटेरियल की बात करते हैं तो हार्डनेस ज्यादा, कॉम्पैक्ट वाला, देन हेवियर ग्रेड वाले जो स्टोन्स हैं वो इस्तेमाल होते थे, एंड इन डिफरेंट लोकेलिटीज अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल जो है इस्तेमाल किया जाता था। सो उसको आप ले सकते हैं। देन मिडिल पैलेलिथिक की जब बात करते हैं तो आपके टूल्स जो है टाइप में चेंज हो जाता है, यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रैपर्स है, राइट, देन पॉइंट्स है, बोरर्स है, तो ये आपका मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में। देन रॉ मटेरियल में आपको बहुत बड़ा चेंजेस दिखता है। सो इंस्टेड ऑफ the heavier or coarse grade materials, आप सिलिशियस मटेरियल्स जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, दैट इज योर क्रिप्टो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जो है। तो आपको थोड़ा बहुत रॉक एंड मिनरल्स का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो क्रिप्टो क्रिस्टल मटेरियल या सिलिशियस मटेरियल्स की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे वेराइटीज है, जैसे चर्ट है, चाल्सेडोनी है, एगेट है, कार्नेलियन है, जास्पर है। सो दीज आर द टाइप ऑफ raw materials that have been used during the middle Paleolithic period. And middle Paleolithic period जो earlier Paleolithic period में जो pebble tools आपको middle Paleolithic period में ये flake tools. So ये जो हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, सो लोअर पैलेलिथिक से मिडिल पैलेलिथिक आने के टाइम तक तो ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्यों हुआ, इसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से मैं जब बात करता हूँ तो अभी अगर हमारा प्रेजेंट टेंडेंसी देखते हैं, आदमी सबसे बड़ा आलसी इंसान होता है, कामचोर जो है ना इंसान ही। तो पहले उसको बहुत ही मेहनत करना पड़ता था एक कोर को टूल बनाने में, है ना, तो उसमें फ्लेकिंग करके उसको पूरा शेप देने में बहुत समय लगता था। तो जब आदमी का जो बेसिक टेंडेंसी है आलसी होने का, आइडियल होने का, उसने देखा कि इतने बड़े पत्थर से जब हम फ्लेक निकालते हैं वो फ्लेक बेकार जाता है, उसमें कोई फायदा नहीं है, और बड़ा सा टूल लेके हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मेन कोर एज टूल्स, जो फ्लेक निकला उसी को ही फैशन किया, अपने हिसाब से उसको टूल बनाया, है ना। फ्लेक टूल्स जो है आपको सेम पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना। देन लोअर पैलेलिथिक पीरियड में, लोअर पैलेलिथिक बेसिकली हम लोग अगर टेक्नोलॉजिकली बोलते हैं तो उसको क्या पीरियड कहा जाता है, ब्लेड एंड ड्यूरा, है ना, पीरियड ऑफ ब्लेड एंड ड्यूरा। सो ब्लेड का जो है टेक्नोलॉजी डिफरेंट है ना। सो अपर पैलेलिथिक पीरियड में दैट इज
लास्ट ग्लासियल मैक्सिमम के पीरियड की बात करते हैं हम लोग, तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में टेक्नोलॉजिकली आदमी बहुत एडवांस हो चुका था एंड दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। लोअर पैलियोलिथिक उसका फाउंडेशन रख ही दिया था। देन कमिंग टू द मेसोलिथिक पीरियड, आपको क्वासी परमानेंट साइट्स, विलेज सेटलमेंट्स मिलते हैं, है ना। और माइक्रोलिथ जो है उसका मेजर टूल्स है मेसोलिथिक पीरियड का, है ना। सो मेसोलिथिक अगर ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखते हो आपको, सो प्लायोसिन प्लीस्टोसिन बाउंड्री से लेके प्रेजेंट डे होलोसिन तक आपको ये प्रीहिस्टोरिक पीरियड का एंटायर जो कैमियो है उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं, एंड इन ऑल द कल्चरल पीरियड्स different materials have been used and the technology involved in making those tools are also different. So apart from stone tools, Upper Paleolithic period एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको स्टोन टूल्स के अलावा और भी अलग टाइप के टूल्स मिलते हैं। क्या है? स्टोन टूल छोड़ के बोन टूल्स मिलते हैं हम लोग। तो बोन टूल्स के अलावा और कुछ ऐसा कोई आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड में? कोई आर्टिफैक्ट्स टूल्स के अलावा? टूल्स के अलावा और कोई ऐसी चीज? वो तो आर्टिफैक्ट नहीं हुआ ना। महाराष्ट्र वाले एनीथिंग फ्रॉम पाटने, एग्जांपल दे रहा हूं, ऑस्ट्रिच एक्सेल बीट, राइट। सो अपर पैलियोलिथिक ऐसा पीरियड है जहां पे आपको स्टोन टूल के अलावा बोन टूल एंड अदर फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स भी आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। देन मेसोलिथिक पीरियड में आते हुए आपको उसमें बहुत सारे टॉयलेटरीज हैं, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो मिलना शुरू होते हैं, है ना। सो जब आप डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जाते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डॉक्यूमेंटिंग दोज आर्टिफैक्ट्स, है ना। एंड क्योंकि एक जगह पे बैठ के आपको वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, एक्सकेवेशंस और किसी ने किया है, तो आपका क्रॉस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है ना। सो बेसिकली आप सब आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं एंड यू हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो अगर कहीं पे कोई तकलीफ आती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द एक्सकेवेटर व्हाइल फिलिंग द फुल फॉर्मेट, है ना। आपको अगर कहीं भी डिफिकल्टी होती है, एंड इसी के वजह से जो प्राइमरी डेटा आता है जिसमें फिल्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द डायरेक्टर एनएमएम, है ना। इतने सारे फिल्टर होने के बाद वो डायरेक्टर एनएमएम के रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फाइनल जो प्रोडक्ट है जो पब्लिक के सामने परोसे जाएंगे, दैट शुड बी ऑथेंटिक वन। सो डेट एंड पीरियड में जो आपका फोर्थ वाला है, तो हमको क्योंकि इंडिविजुअल साइट्स के प्रॉपर साइंटिफिकली डेटेड आर्टिफैक्ट्स हमको मिलते नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम ब्रैकेट देना पड़ेगा, है ना। सो लोअर पैलियोलिथिक टूल्स अगर दिखा है तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि मोर देन 1.5 मिलियन ईयर्स एंड अप टू 130 के 1.5 MYA to 130 KA, मतलब 1,30,000, क्योंकि मिडिल पैलियोलिथिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 130 KA के बाद शुरू हो जाता है ना। तो आपको टाइम पीरियड वही लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई एब्सोल्यूट डेट तो है ही नहीं। सो जनरली एक डेट का ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा। देन कमिंग टू द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड 130 to 45 KA, है ना। Then upper Paleolithic 45 to up to 12,000 K, 12 K, then Mesolithic period है ना। सो आपको टाइम ब्रैकेट जो है देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे मेसोलिथिक पीरियड्स है जहाँ पे आपको साइंटिफिकली प्रूवन डेट्स आती है। अगर वो एक्सकवेशंस में है तो डायरेक्टली आप उनको कोट करके वो डेट वहाँ पे डाला जा सकता है। देन डायनेस्टी एंड स्टाइल, ये टूल के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको अलग से थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो उसमें टेक्निक के बारे में बता सकते हैं।
देन प्रोवेनेंस मतलब कौन सी जगह से मिला है, देन मेजरमेंट, वेट। तो डिस्क्राइब करने के टाइम में जैसे मैंने बताया आपको टाइपोलॉजी, टेक्नोलॉजी, देन रीटचिंग, व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया दैट इज visually visible on the tool surface that can be described in the description. Then coming to the identification. Identification मतलब क्या बोलेंगे? Identification मतलब पहचान, हर एक टूल का पहचान अलग से क्या हो सकता है? क्योंकि हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन सबका कुछ ना कुछ अलग टाइप का एक दिखता है। तो हर एक टूल्स जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर होगा, तो उसको हम डाल सकते हैं। देन कंडीशन में whether it is broken, whether it is patinated, और whether it is retouched, reworked, ये सारी चीजें जो है that can be described in condition. देन फोटोग्राफ में अगर हम जब प्रीहिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स की फोटोग्राफी की बात करते हैं तो एक टूल के कितने सरफेसेस होते हैं? टूल को जब हम डिस्क्राइब करने जाते हैं तो उसका मेन दो सरफेस जो है डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस है ना, पृष्ठ भाग और सामने का भाग जो है, और उसके बाद उसका साइड प्रोफाइल, ये तीनों के तीनों चीज फोटोग्राफ्स में दिखना चाहिए। एंड जब टूल्स का हम लोग ड्राइंग करते हैं तो और क्या चीज का ध्यान रखा जाता है? आपका वर्किंग एज जो है हमेशा नीचे, वर्किंग एज हमेशा ऊपर होना चाहिए। एंड और ये जो आर्कियोलॉजिकल फोटोग्राफी का खासियत है वो है ये तो है स्केल, है ना। और स्केल के मामले में ये होता है कि आपका जो फोटोग्राफ्स ले रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्केल जो है इतना प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट को ही इग्नोर कर रहा है ना। सो फोटोग्राफी टाइम में ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में देकर फोटोग्राफ को अपलोड करना पड़ेगा। देन 13 पॉइंट जो लोकेशन एट द म्यूजियम, वो आपका म्यूजियम में है या सर्कल में है या कहाँ भी है, दैट कैन बी रिटन ओवर देयर। बाकी सारी चीजें तो दोस्तों कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देन पब्लिश्ड रेफरेंस, पब्लिश्ड रेफरेंस में जो प्रिलिमिनरी डाटा फिट कर रहा है उसको पता है कि एक्सप्लोरेशन से मिला है, एक्सकेवेशन से मिला है, वेदर इट इज स्ट्रैटिग्राफिक उसका है या नहीं है, ये सरफेस एक्सप्लोरेशन से मिला है, वो सारे जो चीजें देंगे दैट यू हैव टू वेरीफाई एंड फिल इट आउट। देन रिमार्क आपको जो करना है। So these are the basic things that has to be taken care of while filling up this particular format while describing a prehistoric artifact. इसके अलावा आप कुछ बोलना है? Any query? किसी को अगर कुछ नहीं वैसे हाँ बोलिए। नहीं उसमें आवाज आ रही है सर। मेरा ये एक क्वेश्चन था, मैं जानना चाह रहा था, जैसे आपने शुरू में बताया सर, जब आप टूल टाइपोलॉजी बता रहे थे कि बेसिकली एक ह्यूमन नेचर है कि हम आलसी हैं, और मतलब ये एक ह्यूमन नेचर जैसे आपने बताया सर, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्राइमरी सोर्स होता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसका जो एप्लीकेशंस होता है उसमें हो सकता है आप एक टूल का यूज़ कर रहे हैं, आप 100 टाइप्स ऑफ वेज में उसका यूज़ कर सकते हैं, बट वो एक लिमिटेशंस कभी ना कभी आ जाती है जब आप उसको उसी फॉर्म में यूज़ करते हैं। हमने इंसान ने बहुत पहले, मेरा ये मानना है, क्या ये सही है सर? मैं केवल जस्ट एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ कि क्या ये सही है कि हमने बहुत मतलब पहले ये समझ लिया था कि कंट्रोल्ड वे ऑफ फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके सेकेंडरी एप्लीकेशन सामने आएंगे, लाइक इनडायरेक्ट परकर्सन जब हमने किया, ठीक है, जहाँ हमने फोर्स को कंट्रोल किया, हमारे सेकेंडरी एप्लीकेशन है। हमने हड़प्पन में आग तो बहुत पहले सीख लिया था बनाना, फिर हमने पोट्री मेकिंग सीखा, और पोट्री मेकिंग को जब हम कंट्रोल्ड वे में फायरिंग की, हमने उसके सेकेंडरी एप्लीकेशन, सेकेंडरी चीज़ें जो हमारी यूज़ में आ सकती थी वो की। तो जैसे हमारा कंप्यूटर है, जब शुरू में आया था तो प्राइमरी चीज़ था, उसके जितने हमने एप्लीकेशन सोर्स पाते थे हमने किए, उसका फिर एक सेकेंडरी रूप आया है हमारा मोबाइल,
जिसकी अभी तक हम सोच नहीं पाते हैं कि कितने एप्लीकेशंस इसके हो सकते हैं, कितने फोरम में ये यूज़ किया जा सकता है। और जब सारे फोरम हम इसको एस्पेक्ट्स देख लेंगे तो डेफिनेटली फिर हम इसका टर्शियरी रूप को देखेंगे। तो मेरा ये मानना है सर कि जो कंट्रोल्ड वे ऑफ यूज है वो एक ह्यूमन इवोल्यूशन में एक अहम कड़ी के रूप में काम किया होगा सर। लिमिटेशंस ऑफ प्राइम रिसोर्सेज। मैंने जब कहा कि आदमी जो है प्राइमरीली आलसी है, इसके पीछे मेन कारण ये है, तो जो चीज व्हाट ही इज पुटिंग द लेबर है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जब उसी मेहनत में उसको कम मेहनत करके उससे अच्छा टूल्स जो अपने इस्तेमाल के लिए और बेहतर बना सकता है, तो और ज़्यादा एफर्ट वो क्यों करेगा। सो बेसिकली ये टेंडेंसी, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी ये होता है कि फ्रॉम माइक्रो टू नैनो, हमारा टेक्नोलॉजी अभी यही है ना। पहले ये घर के साइज की कंप्यूटर था, है ना, देन टेबल टॉप आ गया, डेस्कटॉप आ गया, नाउ आपका थंब के ऊपर है ना। सो दिस इज टेंडेंसी, मतलब कम रिसोर्सेस में कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट। सो ये जो टेंडेंसी है इट इज राइट फ्रॉम द पैलियोलिथिक पीरियड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आलसी का जो टर्म है डायरेक्टली आपका ये आइडियलनेस जो क्या बोलते हैं शाब्दिक अर्थ में नहीं जाके उसका इसका कंसेप्चुअल जो मीनिंग्स है उसमें आप जाओ, तो जितना लेबर वो पुट इन कर रहा है उतने कम लेबर में उससे ज़्यादा एफिशिएंट अगर टूल मिल रहा है तो फिर नेचुरली वो पहला वाला जो टेक्निक है उसको डिस्कार्ड करेगा, नया वाले को एडॉप्ट करेगा। So this is continuous process of evolution, and this evolution is possible because of the developmental in the mental ability, your IQ level is increasing, and वो जो IQ level का आपका increasing हो रहा है और उसके अलावा आपका जो जिस पर्पस के लिए चाहिए इट्स constantly changing, है ना। तो मेसोलिथिक पीरियड में आप देखते हो कि माइक्रोलिथ जो है वो सिंगल, आप एक माइक्रोलिथ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो आपको डिफरेंट माइक्रोलिथ्स को एक साथ पिरो के यू आर मेकिंग ए कंपोजिट टूल, है ना, उसमें मेहनत सबसे ज़्यादा कम लगता है। बट अगर ऑन द अदर हैंड उसी माइक्रोलिथ्स का अगर देखते हैं तो अगर वो एक जगह पे पिरो देता है तो उसका एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाता है। सो टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड और फंक्शनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर। क्लियर? और कुछ? हाँ बोलिए, नहीं पूछना कुछ? Thank you, sir, for your elaborate explanation about